A very warm welcome to all the students of class 10. Today we are going to start chapter How do organisms reproduce, topic sexual reproduction in animals. So in the previous video I've already told that the higher animals do the process of sexual reproduction, and sexual reproduction means where two parents are involved for the production of a offspring. ठीक है, तो इसमें जो मेल पार्टनर होगा, मेल पार्टनर विल रिलीज द गैमेट दैट इज स्पर्म, और जो फीमेल होती है फीमेल रिलीजेस ओवा जिसको हम एग्स भी कहते हैं. ठीक है, तो जो एग की रिलीज होने वाली प्रोसेस होती है उसको हम oogenesis कहते हैं, और जो स्पर्म की रिलीज होने की प्रोसेस होती है उसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं. ठीक है, तो हम लोग ने इसके बाद डिस्कस किया था कि जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट जो है वो यूनाइट होते हैं, दे यूनाइट टू फॉर्म अ जाइगोट. तो जैसे डायग्राम में दिख रहा है कि एग या ओवम जो है वो फीमेल रिलीज कर रही है जो हैप्लॉइड होता है. ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स है, और स्पर्म जो कि मेल रिलीज करते हैं. दोनों फर्टिलाइज करने के बाद क्या बनाते हैं, जाइगोट. तो जाइगोट में कितना होता है, 46 क्रोमोसोम्स. ठीक है, 23 मेल से, फीमेल से 23 मेल से. ठीक है, और इसके बाद जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो यानी कि जो फीटस होता है, फीटस बनने से पहले किस स्टेज में होता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में. ठीक है, तो यहाँ पे एम्ब्रियो का भी जो क्रोमोसोम होता है वो कितना होगा, 46, जो कि क्या है 23 पेयर्स में. तो फर्टिलाइजेशन दैट इज यूनाइटेड ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इट कैन बी हैपन इन 2 ways. यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दो तरह से यूनाइट कर सकते हैं. अगर ये फीमेल की बॉडी से बाहर यूनाइट कर रहे हैं तब तो उस फर्टिलाइजेशन को हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और अगर ये यूनियन ऑफ गैमेट्स फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है तब उसे हम कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन. The fertilization which occurs outside the female body is called external fertilization. External fertilization usually occurs in aquatic environments where both eggs and sperm are released outside the body into the water. After the sperm reaches the egg, fertilization can then take place. तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मोस्टली वाटर में ही होता है. ठीक है, वाटर में क्या होता है कि मेल जो है वो स्पर्म्स रिलीज कर देते हैं, फीमेल जो है वो अपना एग रिलीज कर देती हैं बॉडी से. ठीक है, वाटर के अंदर ही, और वहाँ पे ये दोनों ही स्पर्म और एग एक दूसरे से मिलके फर्टिलाइज कर देते हैं. ठीक है, मोस्ट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हैपन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ स्पॉनिंग वेयर वन और सेवरल फीमेल रिलीज देयर एग्स एंड द मेल डिपॉजिट स्पर्म्स ओवर देम. तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं स्पॉनिंग, जहाँ पे क्या होता है कि ढेर सारी जो फीमेल्स और मेल्स होते हैं वो एक ही बार में अपने एग और स्पर्म्स जो है वो रिलीज कर देते हैं. ठीक है, ताकि जो है दोनों क्या हो, फर्टिलाइज हो सके. Each sperm swims randomly in water with the help of its long tail. The sperm come in contact with the eggs. This result in fertilization. तो हमें पता है कि स्पर्म क्या है, स्पर्म इज अ मोटाइल गैमेट. स्पर्म जो है वो ट्रैवल करके एग तक पहुंचता है, और पहुंच के क्या कर देता है, वो उसको फर्टिलाइज कर देता है. ठीक है, द रिलीज ऑफ द रिप्रोडक्टिव मटेरियल में बी ट्रिगर्ड बाय वाटर, टेम्परेचर और द लेंथ ऑफ डे लाइट. तो यहाँ पे एग या स्पर्म रिलीज करने का स्टिमुलस क्या होता है, वाटर हो सकता है. वाटर का मतलब टेम्परेचर हो सकता है. इसके अलावा डे लाइट जो लेंथ होती है, लंबा दिन हुआ तो उसकी वजह से भी ये रिलीज होते हैं. नियरली ऑल फिश स्पॉन एज डू क्रस्टेशियन सच एज क्रैब्स एंड श्रिम्प्स, mollusks such as oyster, squid, echinoderms such as sea urchin and sea cucumbers, and some amphibians like frog and toads. These animals are oviparous, that is lay eggs. ठीक है, तो ये मोस्टली जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं मोस्टली वो क्या रिलीज करते हैं, वो अपना स्पर्म और एग इसी तरह वाटर में रिलीज करके छोड़ देते हैं. और इसमें क्या होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बहुत नुकसान भी हैं, क्योंकि जब एग जो है वो रिलीज होता है वाटर के अंदर या स्पर्म जब रिलीज होता है तो फ्यूजन के चांसेस बहुत रेयर होते हैं. इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो ये जो फीमेल या जो ये मेल होते हैं, ये जो एग या स्पर्म रिलीज करते हैं इनकी नंबर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अगर ये लाख रिलीज करेंगे तो उसमें से होगा कि कुछ 100 या 50 एग और स्पर्म जो है वो फ्यूज करके ऑफस्प्रिंग जो है एग बना पाए. ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स जो कि एग ले करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओवीपैरस. ठीक है,
Next is our internal fertilization. Fertilization which takes place inside the female body is called internal fertilization. यानी जहाँ पे स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर करके उसको फर्टिलाइज करता है, ऐसे फर्टिलाइजेशन को हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन. Organisms like birds, insects and reptiles are also oviparous. तो कुछ स्मॉल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बर्ड्स हो गए, इंसेक्ट्स हो गए या फिर रेप्टाइल्स हो गए, ये भी ओविपेरस होते हैं, यानी कि ये एग रिलीज करते हैं. हाउएवर इन दीज ऑर्गेनिज्म द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे भले ये एग ले करेंगे लेकिन फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल है, यानी किसी न किसी सोर्स से जो स्पर्म है वो फीमेल के अंदर ही एग को जो है वो फर्टिलाइज करता है. Internal fertilization occurs in mammal also. In internal fertilization, the sperms are released into the body of the female during copulation. The resulting zygote develops into a young one. So internal fertilization में क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो इंटरकोर्स के टाइम पे जो स्पर्म, so what happens in internal fertilization, that मेल एंड फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो मेल गैमेट रिलीज होता है, मेल गैमेट रिलीजेज इनटू द फीमेल वेजाइना. ठीक है, जो स्पर्म है, स्पर्म इज अ मेल गैमेट जो कि डायरेक्टली फीमेल वेजाइना में रिलीज होता है, और वेजाइना में रिलीज होने के बाद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका एक पार्ट होता है, वहाँ पे वो जाके इन दोनों गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूज़न होता है. ठीक है, और फ्यूज़न होने के बाद जो होता है वो क्या बनता है, जाइगोट बनता है. और जाइगोट जो कि जाके फिर अल्टीमेटली यूट्रस में अटैच होता है, फीमेल यूट्रस में, और वहाँ पे क्या होगा कि ये जाइगोट का डेवलपमेंट होता है ऑफस्प्रिंग में. सो यूट्रस इज प्रेजेंट ओनली इन फीमेल्स, नॉट इन मेल्स. दस मेमल्स आर विविपैरस, दैट इज दे गिव बर्थ टू यंग वंस. ठीक है, तो दो तरह के एनिमल्स होते हैं, एक होते हैं ओविपैरस. ओविपैरस वो होते हैं जो कि एग्स ले करते हैं, और दूसरे कैटेगरी ऑफ एनिमल्स होते हैं विविपैरस जो कि डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं. There are three ways that offsprings are produced following internal fertilization: oviparity, ovoviviparity and viviparity. तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में भी तीन तरीके होते हैं. इन ओविपैरिटी फर्टिलाइज्ड एग्स आर लेड आउटसाइड द फीमेल्स बॉडी एंड डेवलप देयर, रिसीविंग नरिशमेंट फ्रॉम द yolk that is part of the egg. This occurs in most bony fish, many reptiles, some cartilaginous fish, most amphibians, 2 mammals and all birds. ओविपैरिटी में क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, एग जब फर्टिलाइज हो जाता है तो वो फीमेल बॉडी जो है वो उस फीमेल उसको ले कर देती है. ठीक है, और ले करने के बाद वहाँ पे वो क्या होता है, डेवलपमेंट करता है. ठीक है, तो ऐसे एग को नरिशमेंट कैसे मिलती है, जो एग का जो योक पार्ट होता है, जैसे आपने एग देखा होगा तो एग में 2 पार्ट होता है, एक उसका ये योक होता है जो कि येलो होता है, बाकी जो उसका वाइट पार्ट होता है. ठीक है, तो ज़्यादातर जो बोनी फिशेस होती हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, कुछ कार्टिलेजिनस फिश, इन सब के अंदर ओविपैरिटी होती है. ठीक है, इन ओवोविविपैरिटी फर्टिलाइज्ड एग्स आर रिटेन्ड इन द फीमेल्स बट द एम्ब्रियो ऑब्टेन्स इट्स नरिशमेंट फ्रॉम द एग्स योक. द यंग आर फुली डेवलप्ड व्हेन दे आर हैच. ओवोविविपैरिटी में क्या होता है कि जो एग फर्टिलाइजेशन के बाद फीमेल के अंदर ही रहता है. ठीक है, लेकिन एम्ब्रियो को उसका नरिशमेंट किससे मिलता है, एग के योक से. और जब एग पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है तो ये यंग वंस क्या होते हैं, अंडे को तोड़ के उससे बाहर आ जाते हैं. जैसे मुर्गी को आपने देखा होगा, क्योंकि उसमें चिकन जब डेवलप हो जाता है तो वो पूरा तो डेवलप होता है एग के अंदर ही, और एग जब ले हो जाता है तो वो उसी को ब्रेक करके उससे बाहर निकल आता है. ठीक है, दिस ऑकर्स इन सम बोनी फिशेस सच एज गपी, लेबिस्चस रेटिकुलेटस, सम शार्क्स, लिजर्ड्स, सम स्नेक्स. ठीक है, ये इन्हीं एनिमल्स में आपको ओवोविविपैरिटी मिलेगी देखने को. इन विविपैरिटी द यंग डेवलप्स within the female receiving nourishment from the mother's blood through a placenta. The offspring develops in the female and is born alive. This occurs in most mammals, some cartilaginous fish and few reptiles. विविपैरिटी में क्या होता है कि यंग वन जो है वो पूरा फीमेल के अंदर ही डेवलप होता है, और उसको नरिशमेंट कहाँ से मिलता है, मदर के ब्लड से. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि यूट्रस से एक स्ट्रक्चर निकलता है पतले से पाइप जैसा, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा, जो कि किससे जाते जुड़ जाता है, मदर के ब्लड वेसल से
जो वहाँ पे उस समय प्रेजेंट रहती है, ठीक है, और उससे डेवलप करके मदर के ब्लड में जो भी न्यूट्रिशन होता है वो इसी प्लेसेंटा से होते हुए फीटस के पास जाता है, और फीटस इस नरिशमेंट को यूज़ करके जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट देता है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मदर के ब्लड में ही रिलीज होता है और वो मदर के एक्सक्रीटरी सिस्टम से फिर बाहर जाता है, ठीक है। तो वीवी पैरिटी में क्या होता है, यंग वन जो है वो बॉर्न अलाइव होता है, और वो फीमेल, जैसे फीमेल को आपने देखा होगा कि 9 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद क्या होता है कि ऑफस्प्रिंग जब पैदा होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर मैमल्स के अंदर ये आपको वीवी पैरिटी ही देखने को मिलेगी। इंटरनल फर्टिलाइजेशन हैज़ द एडवांटेज ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्टिलाइज्ड एग फ्रॉम द डिहाइड्रेशन ऑन लैंड। द एम्ब्रियो इज आइसोलेटेड विद इन द फीमेल विच लिमिट्स प्रीडेशन ऑन द यंग। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का फ़ायदा क्या है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एग जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। अब ऐसा नहीं कि एग जो है वो उस मतलब जैसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में फ़ायदा क्या है कि यहाँ पे एग जो है वो प्रोटेक्टेड रहता है। जो फर्टिलाइज अगर जो जाइगोट बन गया तो जाइगोट प्रोटेक्टेड है, ठीक है, यानी कि उसको अब जैसे एग ले कर दिया किसी ने बाहर, तब उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिल रहा है कि नहीं, तो एग जो है वो डिहाइड्रेट भी हो सकता है। लेकिन जब ये फीमेल के बॉडी के अंदर डेवलप होता है तो फीमेल के बॉडी के अंदर जो डेवलप होने से एक चीज़ ये भी होती है कि इसको प्रीडेटर से कोई खतरा नहीं होता है। जैसे कि एनिमल्स जो है जब जैसे अगर टॉर्टोइज है, मान ली इसने एग जो है वो ले कर तो दिया है, लेकिन अब कोई और एनिमल है जो उस एग को ही खा गया, तो एग को खा गया तो फिर यंग वन कहाँ से पैदा होगा। तो प्रीडेटर का भी कोई खतरा नहीं होता इंटरनल फर्टिलाइजेशन में। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑल्सो इन्हेंसेस द फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय अ स्पेसिफिक मेल। यहाँ पे जब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में कौन सा मेल के एग स्पर्म से कौन सा फीमेल का एग जो है वो फर्टिलाइज हो रहा है वो नहीं पता, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एक स्पेसिफिक मेल से ही जो मेल गैमीट होता है वो फीमेल के बॉडी के अंदर जाता है। Even though fewer offsprings are produced through this method, their survival rate is higher than that for external fertilization. अब जो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होते हैं, वो कम होते हैं, क्योंकि 1 या 2 या मैक्सिमम 3, 4, 5 इतने ही ऑफस्प्रिंग्स जो है वो प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन उनके सर्वाइवल का रेट जो है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के ऑफस्प्रिंग से ज़्यादा होता है। यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अगर क्या होगा, एग को पूरा कोई खा गया तो कोई भी ऑफस्प्रिंग नहीं पैदा हुआ, लेकिन यहाँ पे कोई एग को तो नहीं खाएगा ना, तो इससे सर्वाइवल रेट जो है वो ज़्यादा होती है इन द इंटरनल फर्टिलाइजेशन। So next we are going to discuss difference between asexual and sexual reproduction. Asexual reproduction में involves only one parent, एक ही parent का involvement होता है। Sexual reproduction में 2 parent involve होते हैं। Gametes are not produced. Asexual reproduction में कभी भी gamete produce नहीं होगा, बिना gamete produce हुए sexual reproduction हो ही नहीं सकती। Offsprings are genetically identical to the parent. 100% identity होगी, they will be cloned to their parents. Offsprings show genetic variation. Variation क्यों होता है, क्योंकि मेल और फीमेल 2 अलग अलग पेरेंट्स से डेवलप होते हैं, तो दोनों जब कंबाइन करते हैं जाइगोट बनाने के लिए तो उसमें मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और होते हैं, फीमेल के कुछ और होते हैं, तो यहाँ पे वेरिएशन आ जाता है इस वजह से। द सेल डिवीज़न आर ओनली माइटोटिक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर म्योसिस होगा, म्योसिस तभी हो सकता है जब गैमीट हो, तो यहाँ पे सिर्फ माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है। गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोटिक डिवीजन्स एंड डेवलप्ड बाय माइटोटिक डिवीज़न। गैमीट यानी कि स्पर्म और एग बनेंगे तो मियोटिक डिवीज़न से, लेकिन जब स्पर्म और एग कंबाइन कर जाएंगे जाइगोट बनाने के लिए तो जाइगोट हमेशा माइटोटिक डेवलपमेंट से ही, माइटोटिक डिवीज़न से ही डेवलप करेगा। लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही और पेरेंट से ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, ठीक है। कंपैरेटिवली द नंबर प्रोड्यूसेस लेस। तो अब ऐसे अब एक बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस किया तो वो एक बार में थाउजेंड्स ऑफ बैक्टीरिया बना सकता है, लेकिन अगर मैमल्स से अगर रिप्रोड्यूस करें तो एक बार में 1000 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उनका ऑफस्प्रिंग हमेशा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में कम ही रहेगा।
In asexual organisms, the offsprings are basically carbon copies of the parents. In sexual reproduction, offspring receive genetic material from both parents and hence are not identical to the parents. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में क्या होगा, ऑफस्प्रिंग्स क्या होंगे, अपने पेरेंट्स के बिल्कुल क्लोन होंगे. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि ऑफस्प्रिंग जो है वो मदर फादर दोनों से जेनेटिक मटेरियल रिसीव करते हैं. अब मम्मी पापा जो है उनके मम्मी पापा दोनों लोग के कोई और होंगे तो उनका भी जीन कुछ और होगा. तो इसमें कभी भी 100% आइडेंटिटी जो है वो नहीं आती है पेरेंट्स से, एक्सेप्ट अगर ट्विंस होंगे तो ट्विंस की जो फेसेस होती हैं वो एक होती हैं, लेकिन फिर भी जेनेटिक वाइज अगर देखा जाए तो उनके भी जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए होता है वो कभी भी सेम नहीं होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एड्स जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फायदा क्या है, इससे पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन आती है. इनसे एसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स इफ वन ऑफ देम डेवलप्स अ सर्टेन टाइप ऑफ इलनेस द डिजीज कैन इजीली स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड अफेक्ट देम ऑल इन द सेम वे. तो एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में क्या है कि अगर एक तरह की बीमारी आई, ठीक है, एक तरह की बीमारी अगर फैल गई तो वो पॉपुलेशन, क्योंकि एक ही पेरेंट्स से सब बने हैं तो सबको उसी तरह से वो अफेक्ट करेगी. एज अ रिजल्ट देयर इंटायर स्पीशीज कैन बी वाइप्ड आउट. तो इसका रिजल्ट क्या हो सकता है कि पूरी की पूरी प्रजाति ही खत्म हो जाएगी. दिस इज फॉर्चुनेटली नॉट द केस विथ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म. तो यही फायदा है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्योंकि वहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन होता है. इसीलिए अभी आगे क्लासेस में अगर हम लोग पढ़ेंगे कि कई बार जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हेरिडिटी डिजीज के, अगर मदर या फादर को है तो वो उससे ऑफस्प्रिंग में भी आ जाता है, जिससे जनरेशन टू जनरेशन वाइज ये डिजीजेस जो है वो चलती रहती है. ठीक है, Since every individual is genetically different, there is a high chance that some members of one species won't be affected by disease that destroy others. तो कुछ जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मोस्टली जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो वो मेल्स को ही अफेक्ट करते हैं. ठीक है, फीमेल्स मोस्टली इस जेनेटिक डिसऑर्डर्स की कैरियर होती हैं. तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर पेरेंट को कोई बीमारी है, किसी बीमारी का ट्रेट है, तो ही वो ऑफस्प्रिंग में जाएगा. अगर नहीं है तो ऑफस्प्रिंग विल बी हेल्दी. तो यहाँ पे स्पीशीज नहीं अफेक्ट होगी बीमारी से. ठीक है, अगर किसी मतलब इंडिविजुअल को, जैसे हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है. तो हीमोफीलिया कुछ इंडिविजुअल्स को हो सकता है, ऐसा नहीं कि कुछ इंडिविजुअल्स को हीमोफीलिया होगा तो सारा ह्यूमन पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगा. ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यही फायदा है कि उससे स्पीशीज वाइप आउट नहीं होती है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन रिमूव बैड जीन्स फ्रॉम द पॉपुलेशन. तो अब ऐसा होगा कि अगर मान लो किसी को कोई जेनेटिक बीमारी है तो वो रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब कि वो आगे इस जीन को नहीं ट्रांसफ़र करेगा. तो जब आगे ये जीन नहीं जाएगा तो क्या होगा, ये जीन जो है वो पॉपुलेशन से कम होने की चांसेस हो जाएंगे. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बैड जीन को पॉपुलेशन से रिमूव भी कर सकता है. देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल. It always needs two parents to reproduce. Parents take very long time to sexually mature and be ready for reproduction, and sexual reproduction produces fewer offspring in comparison to asexual reproduction. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि हमेशा 2 पेरेंट ही चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए. दूसरा ये कि जो भी पेरेंट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते भी हैं तो उनको मैच्योर होने में टाइम लगता है. जैसे कि अब एनिमल्स को अगर देखें तो एनिमल्स बहुत यंग एज से ही सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, वो 2-3 साल से ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो दे वेट एटलीस्ट फॉर 20 ईयर्स, एटलीस्ट 18 to 20 ईयर्स. मतलब मैच्योरिटी जो है वो 13 to 14 ईयर्स एज में ही आ जाती है, लेकिन कुछ टाइम लगता है. तब इतना लंबा समय लगता है उनको सेक्सुअली मैच्योर होने में, और उसके बाद वो रिप्रोडक्शन करेंगे. और रिप्रोडक्शन में भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स वो प्रोड्यूस करें, ऑफस्प्रिंग्स का नंबर भी कम होता है. तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं किसके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम. टिल देयर टेक केयर एंड बाय.